हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। एस्टेट में पीजीटी के लिए भी है ये और टीजीटी के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। 2-3 क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? जहां पे आप रिएक्शन के रेट की स्टडी करते हो। किसकी? रेट की। और रेट क्या होता है? किसी भी चीज का तब आप कंपैरिजन समय के साथ कर देते हो बच्चों, तो उसको आप रेट बोलते हो। जैसे अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो टाइम के साथ ये क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन में क्या लिखे? रेट ऑफ द रिएक्शन, ROR जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ROR, रेट ऑफ द रिएक्शन। उसको कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, A प्लस में B क्या बन रहा है? वहां पे प्रोडक्ट P बन रहा है। तो इसके लिए आप रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखने वाले हैं? आप लिखने वाले हैं कि एक तो होता है बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस, एक होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, अपीयर मतलब कोई चीज बन रही है और डिसअपियर मतलब वो खत्म हो रही है। तो रिएक्टेंट समय के साथ क्या होता जाएगा? डिसअपियर होता जाएगा। तो उसी के लिए एक साइन लगाया जाता है नेगेटिव, ये बताने के लिए कि भाई ये समय के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ किसका, यहाँ आप डी लगाते हैं। अगर आप डेल्टा लगाते हैं तो आप एवरेज रेट बता रहे हैं। अगर आप डी लगा रहे हैं तो आप इंस्टेंटेनियस रेट बता रहे हैं। तो अगर डी लगाया और किसकी कंसंट्रेशन? ए की बाय में डी टी। अगर यहाँ कोई कोफिशियंट होता, जैसे बच्चों यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम लिखते 1 बाय, यहाँ पे 2 लिख दिया जाता, 1/2 लिख दिया जाता। ठीक है, जैसे रिएक्शन दे रखी है वही सारी जगह पे। अगर पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे, फिर कंसंट्रेशन बाय में टाइम, जैसे मैंने लिख के बताया। अगर आप क्या करोगे? प्रोडक्ट आपके पास है तो प्लस में लिखोगे, और ये सब आपस में बराबर होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे? प्लस का साइन लगाओगे, कोफिशिएंट को डिवाइड कर दोगे और dx बाय dt कर दोगे। अब एक चीज ध्यान रखनी है, तब भी आप अकेला रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस लिखते हो तो वहां पे कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां कोफिशिएंट नहीं आएगा। एक चीज अब आपको ध्यान से सुननी है। मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया जाए आपको, आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए। जैसे इसमें आपसे क्या है? रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा है आपको ये। ठीक है, आपको डिसअपियरेंस ऑफ किसका निकालना है? NH3 का निकालना है बच्चों। किसका? NH3 का। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला तब भी अपीयरेंस और डिसअपियरेंस है, वहां पे हम क्या काउंट नहीं करते हैं, वहां पे हम कोफिशिएंट नहीं लेते हैं। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। NO2 को आप कैसे लिख सकते हैं? NO का है ना, सिर्फ NO2 का नहीं है। NO ये रहा अपना, और ये क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है, तो आप इसको लिखोगे भाई 1/4, और ये कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय में यहाँ पे dt। ठीक है, अब आप सोचोगे भाई मैंने तो 1/4 लगाया। बच्चों ये जो NO बाय dt है, ये तो आपका रेट ऑफ क्या है? अपीयरेंस है। आप इसको तो पढ़ सकते हो ना, रेट ऑफ अपीयरेंस। आप जो पूरा रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हो उसमें आपके कोफिशिएंट आते हैं। बात समझ गए? और ये सारे आपस में क्या है? बराबर हैं। और हमसे निकलवाया जैसे क्या गया है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। न्यूमेरिकल में आप नेगेटिव पॉजिटिव साइन को नहीं मानते हो, आप उन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से आपका कोई लेना देना नहीं है, वहां यूज नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख दोगे भाई? रेट किसका? NH3 का। कैसे लिखोगे? यहाँ है ये 1/4 और किसका? NH3 और बाय में dt। अब एक बात ध्यान से सुनो, आपको निकालना है किसका? NH3 का, सिर्फ NH3 का ना। तो इस कोफिशिएंट को कहाँ ले जाओ? यहाँ पे ले जाओ, इस 4 को यहाँ पे। 4 से 4 कट जाएगा, तो जो NO का है रेट, वही किसका हो जाएगा? अमोनिया का। क्योंकि देखो बच्चों दोनों का कोफिशिएंट सेम था, और ये आपस में सारी टर्म क्या होती है? बराबर होती हैं। तो अगर कोफिशिएंट सेम है और आपसे ऐसे रेट पूछा जाए तो आपस में सबका रेट क्या होता है? क्या होता है? बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन भी कोफिशिएंट यहाँ 4 होता, क्या होता? 4 होता, तो जो NH3 का क्या है? रेट है, वही किसका होता? ऑक्सीजन का होगा। बात समझ में आ गई? पर आप इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप आगे तो कोफिशिएंट रखने वाले हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, निकाल तो बच्चों आप यही रहे हो कि NO बाई डी टी, NO बाई डी टी ही निकाल रहे हो। ये चीज सेपरेट है, ये सिर्फ ये पढ़ा जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस, अकेली चीज ये डिसअपियरेंस, ऐसे ये चीज पढ़ी जाती है। पर कोफिशिएंट साथ में लिखा जाएगा। और सिर्फ क्योंकि मैंने 1/4 ऑफ NH3 नहीं निकाला, इसको तो हम यहाँ ले गए, क्योंकि आप जो रेट लिखते हो ना, रेट लिखते हो तो ये सारी चीजें आपकी लिखी जाती हैं।
बात समझ में आ गई। मान लीजिए अभी तो यहाँ कोफिशिएंट सेम थे बच्चों, अगर यहाँ डिफरेंट होते, मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो 5 को भी आप यहाँ ले जाते। बात समझ में आ गई ना, तो आप उसको लेके जाते। तो अब ये जो भी है और आपसे रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस डिसअपीयरेंस पूछा जाए, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको करना है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी, यहाँ पे मान लीजिए ये आपको रेट दे रखा है, क्योंकि एक तरीके से रेट और लिखा जाता है बच्चों, रेट लिखा जाता है, मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस में बी और यहाँ पे आपको मिल रहा है प्रोडक्ट पी। ठीक है, इसको कैसे और लिखा जाता है, रेट को रेट लिखते हो आप, यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो जाएगा और जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन आप लिख देते हो ए और ये बी। ठीक है, ऐसे आप लिखते हो किसी भी रेट को। बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है, वो इन्होंने पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल, इन्होंने बोला भाई रेट ये दे रखा है और उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो क्या चेंज आने वाला है, इस H की कंसंट्रेशन डबल कर दो और यहाँ पे क्या है पावर है 2, तो कितना हो जाएगा 4 गुना, 4 गुना ये चीज हो जाएगी। मान लीजिए क्या है कंसंट्रेशन हाफ कर दी I नेगेटिव और सबको किसी को नहीं छेड़ा है, अगर इसको हाफ कर दी तो जो रेट है क्योंकि इक्वल है ना वो डायरेक्टली है, तो रेट भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तीसरा क्या है कंसंट्रेशन इन तीनों आयंस की ट्रिपल कर दी बच्चों, क्या कर दी ट्रिपल, मतलब NO3 की भी क्या कर दी ट्रिपल कर दी, आई नेगेटिव की भी क्या कर दी ट्रिपल, मान लीजिए इसको ए बोल रहे हैं इसको बी, और H की भी क्या कर दी ट्रिपल, पर यहाँ पे क्या है बच्चों स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 9 और 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 9 क्या होता है 81, तो 81 टाइम्स क्या हो जाएगा रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ रही है। अब देखो कि जो आपने कोफिशिएंट भाई यहाँ स्क्वायर आया है, ये 1 आया है 2 आया है, ये आप रेट ला से बताते हो। रेट ला क्या है एक्सपेरिमेंटल डाटा है, रेट ला क्या है बच्चों एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आप तब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप ये पता लगाते हो कि भाई कोई भी चीज किसी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, ये कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है। बात समझ गए, तो वो एक्सपेरिमेंटल किया जाता है तभी आप ऑर्डर बता पाते हैं। तो रेट ला ने ये बताया था कि भाई मान लीजिए ए है, भाई वो ए की यहाँ पे 1 है और बी है तो यहाँ पे 2 है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऑर्डर निकल आता है भाई ये 3 टाइम्स, भाई इस ऑर्डर जो हो जाएगा इस रिएक्शन का वो 3 हो जाएगा पावर को ऐड करने पर। अगर एक्सपेरिमेंटल लिखा है तो आप ऐड करोगे और ऑर्डर के बराबर लिखोगे, या फिर लिखा होता है सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन तो भी आप क्या कर दोगे, मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस में बी, वही हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ लिख दिया गया है भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर लिख दिया गया है एक्सपेरिमेंटल है, तो रेट लिख दोगे कैसे के, और यहाँ पे ए किस पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ 1 है कोफिशिएंट उसको पार बना दो, ये बी है इस पे कितना है इसका कोफिशिएंट 2 इसको पार बना दो, इन पावर को ऐड कर दो, ये ऑर्डर कहलाएगा कितनी हो जाएगी 3, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। पर क्या लिखा हो तब, या तो एक्सपेरिमेंटल या फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, अदरवाइज तो हमें एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ेगा, वैसे हम देख के नहीं बता सकते। और जैसे आपने सुना होगा भाई ऑर्डर, जैसे जीरो ऑर्डर आपने सुना होगा, फर्स्ट ऑर्डर सुना होगा, सेकंड थर्ड ऐसे आपने सुना है। ठीक है, तो आप जीरो ऑर्डर का मतलब होता है कि वो रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है बच्चों जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देखो, तब तक आप कितना ही क्लोरोफिल रखो, कितनी CO2 रखो, कुछ भी रखो, तब तक सनलाइट नहीं आएगी, तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आपके घर पे भैया आपको सब्जी बनाने को बोला गया, आपके पास आलू टमाटर प्याज सब कुछ है, पर आप गैस खत्म हो गई, क्या आप उस सब्जी को बना सकते हो? तो ये है कि आपकी जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो किसी और चीज पे डिपेंड कर रही है, तब तक वो नहीं आएगी। आप कितनी कंसंट्रेशन हो रिएक्शन मतलब चालू नहीं हो सकती, तो इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो आप ये लिखते हो ना भाई रेट इज इक्वल टू ये के कांस्टेंट होता है जो ऑर्डर की यूनिट बताता है, ये क्या होता है रेट कांस्टेंट जो कि ऑर्डर की यूनिट बताता है। जैसे आप अगर यहाँ पे बोलो कि भाई जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, और रेट की यूनिट क्या होती है बच्चों, रेट होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन की होती है मोल लीटर इनवर्स, क्या होती है मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड क्योंकि टाइम है ना ऊपर ले जाएंगे सेकंड इनवर्स, यही किसकी हो जाएगी, क्योंकि जो आर की यूनिट है वही के की यूनिट हो जाएगी, कब, तब वो जीरो ऑर्डर है क्योंकि ए की तो कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में ये क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की तो बता दी, सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाएगी बच्चों ये यहाँ पे मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, याद कैसे रखोगे,
जैसे फर्स्ट ऑर्डर मैंने जीरो ऑर्डर की क्या बताई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर में उल्टा है कि मोल को इन्वर्स कर दिया और लीटर को अपना नॉर्मल 1 पावर रखा। जैसे यहाँ पे मोल तो क्या था यहाँ पे बच्चों, नॉर्मल था और लीटर इन्वर्स था, ये इसका उल्टा है। अच्छा, किसी और की निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन और उसकी 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स सब में आएगा। ये क्या है 1 माइनस एन, एन का मतलब है भाई अगर आपको थर्ड ऑर्डर का क्या चाहिए हो, अगर आपको थर्ड ऑर्डर की क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिखो, 3 और यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा। अब इस -2 का करना क्या है आपको, इस -2 को मल्टीप्लाई करना है मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट होती है ये, ठीक है, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, ऐसे आपकी क्या आ जाएंगी, सारी यूनिट आ जाएंगी। अगर कंसंट्रेशन की जगह पे बच्चों यहाँ पे प्रेशर होगा या गैसेज होंगी, तो आप यहाँ कंसंट्रेशन की जगह पे एटीएम यूज करोगे, ठीक है। ये चीज आप फिर से देखो, ये टीजीटी में पूछे गए हैं बच्चों, हर बार यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको करना क्या है कि कंसंट्रेशन 1 माइनस एन और एन है ऑर्डर और सेकेंड इनवर्स, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स और ये सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे एन भाई 4 आया तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, तो इस पूरी चीज को -3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे आपको यूनिट निकालनी है। बोलो समझ में आ गई। एक है रेट ऑफ द रिएक्शन और एक रेट कांस्टेंट होता है। रेट तो आप ये लिखते हो भाई, रेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट है, ये ऑर्डर बताता है बच्चों, और ये कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। रेट तो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, पर ये जो के है ना, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ गई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसकी यूनिट भी सेम होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, पर के की जैसे ही ऑर्डर बदल जाता है इसकी यूनिट भी बदल जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये न्यूमेरिकल अभी पढ़ेंगे, अभी थोड़ी सी और थ्योरी आपको पढ़नी है। जैसे आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है और आपको सेकंड ऑर्डर पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो बच्चों आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखते हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, के, और ए की पावर यहाँ पे क्या 0, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। या फिर आप उसको क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे उसको के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए, इनिशियल, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये जो किसी भी टाइम पे होगी, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर नहीं दे रखी तो 100 मान के चलोगे, और बाद की जो भी है भाई 50% होगी या 40 होगी या 50 होगी, वो सब कुछ है, ये कॉन्स्टेंट ये टाइम है। तो ये के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए, ठीक है। इसका टी हाफ क्या होता है बच्चों, टी हाफ आप जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं, ये ए नोट बाई 2k, ये क्या है, टी हाफ होता है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो टी 75% होता है, टी 75% जो होता है, या टी 3/4 जो होता है, वो क्या होता है 1.5 ऑफ किसका, टी हाफ का, ठीक है। बात समझ गए, 1.5 ऑफ किसका बच्चों, टी हाफ का होता है। तो ये आपको, ये चीजें ध्यान आपको रखनी है, टी हाफ भी आपको ध्यान रखना है, और वैसे भी इसका जो इसकी फॉर्म होती है वो भी आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर आप बात करो किसकी, आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करो, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप क्या लिख सकते हो भाई, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ पे ये पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर दूसरी फॉर्म इसकी यूज की जाती है तो वो यूज की जाती है बच्चों के, ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, 2.303, और यहाँ पे आ जाएगा टी, या इस टी को यहाँ रख लो के टी, ठीक है, आपकी मर्जी है वो तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लोगरिथम ऑफ किसका, ए बाय ए माइनस एक्स, ए बाय ए माइनस एक्स। अब ये सोच, या इसको आप लिख सकते हो इसी फॉर्म को, क्या लिख सकते हो, ए बाय ये ए टी, ये ए नोट है और ये ए टी, ए नोट मतलब जैसे आप लिखोगे भाई आपकी एक 80% एक रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है और के की वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे भाई, इनिशियल है 100, इसको भी लिखोगे 100 माइनस में 80% रिएक्शन हो चुकी है, बचा कितना, या तो आप यहाँ सीधा लिख दो भाई 80, ठीक है, तो कितनी बच गई, ये 100 बाय ये 20, ठीक है, ये लॉगरिथम और ये पूरी वैल्यू आपको ऐसे के या फिर टाइम जो भी वो निकलवाना चाहेगा वो आपसे निकलवा लेगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है। या फिर आप इसको कैसे लिखते हो भाई, इसकी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपको लिखनी हो तो वो लिखी जाती है ए इज इक्वल टू ए नोट, ये किसी टाइम पे होगी, ए नोट आते ही इनिशियल समझ जाया करो, वो होगी ई माइनस के टी, आप उसको लिखने वाले हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है।
ln की फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों? ln की फॉर्म में लिखोगे कि kt इज इक्वल टू यहाँ पे ln ऑफ a नोट बाय at। ये किस फॉर्म में है आपकी? ये आपकी है ln फॉर्म में। और लॉगरिथम के लिए हमें क्या करना होता है? सिर्फ 2.303 से सिर्फ उसको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। बोलो। अब मान लीजिए आप अगर किसकी बात करें, आपसे ग्राफ की पूछी जाए, वैसे कभी पूछा नहीं गया है, पर एक दो ग्राफ आप अगर बनाना सीख लो तो आप उस चीज के बारे में मतलब और कोई भी ग्राफ आप बना सकते हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का पूछे चाहे सेकंड ऑर्डर का पूछे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन होती है ना, अभी हमने लिखा कि के टी इज इक्वल टू यहाँ पे 2.303 और ये log ऑफ ए नोट बाय 80। ठीक है। अब क्या है बच्चों? ये है इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको 100 और 80 जो बचा हुआ है। 80 क्या है? जो बचा हुआ है। जैसे मैंने बोला 50% रिएक्शन हो गई तो बच कितना गया है उसको 50 लिख दो, या फिर ये लिखो a बाय a माइनस एक्स। ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये वो जो दे रखी है भाई 80% है, 50 है, 60 है, 70 है, वो लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपसे मान लीजिए पूछा गया है कि आप log a के बीच में वर्सेस log t के बीच में ग्राफ बनाओ। ठीक है, log a वर्सेस log t में। log आते ही समझ जाइएगा फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में log कहीं आया नहीं था। ठीक है, log a वर्सेस log t इस इक्वेशन से। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई ऐसे कर सकते हो कि log a इज इक्वल टू माइनस के 2.303 और प्लस में, अच्छा टी भी रह गया, टी और प्लस में log a नोट। अब देखो ये कैसे किया गया है। सबसे पहली बात तो जो पहले लिखा जाता है ना बच्चों वर्सेस, जैसे log a, तो इसको आपको y एक्सिस बनाना है, और जो बाद में लिखा गया है इसको बनाओगे आप x एक्सिस। तो ग्राफ में यहाँ y एक्सिस लिखा जाता है और यहाँ पे x एक्सिस, क्योंकि इक्वेशन आपको बनानी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y कौन बनेगा? ये अपना। तो इसी हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है कि जो यहाँ पे दिया गया है ना उसको इधर लेके आओ। जैसे हम इस a वाली वैल्यू को, इसी को आप 80 को ही a बोल रहे हैं, उसको अलग लेके आओ। बात समझ में आ गई ना? ये जैसे यहाँ पे ये किस में था? प्लस में था, हम इधर इसको ले आए, ये माइनस में आ गया kt। बात समझ में आ गई? और ये जो a नोट था क्योंकि हमने पलट दिया, और यहाँ पे क्या बचा है? a नोट अपना बचा है। ये इक्वेशन मतलब ऐसे मॉडिफाई हो गई है। ठीक है, अब आप ग्राफ बना सकते हो क्योंकि ये बन गया y, और ये जो वैल्यू है बच्चों ये है स्लोप m, और t अपना है टाइम जिसको x है, और प्लस में ये c, ये इंटरसेप्ट है। जैसे अब ये कैसे बनेगा? ये नेगेटिव है ना स्लोप, तो ऐसे जाएगा। पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ जाता है, ये नेगेटिव। स्लोप की वैल्यू है माइनस के 2.303। ठीक है, क्योंकि ये टाइम है और ये log a है, और आपके पास ये जो बचा है इंटरसेप्ट, ये कौन सा है? log a नोट। ठीक है, आपको बस ऐसे इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा आसान रहती है, मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाओ। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। ध्यान दो, किसके लिए? जीरो ऑर्डर। आप रेट कैसे लिखते हो और कंसंट्रेशन, वो डिपेंड ही नहीं करती। क्या डिपेंड करती है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ रेट लिखोगे, यहाँ पे ए लिखोगे, ऐसे कांस्टेंट, भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए मैंने टी हाफ क्या लिखा था? यहाँ पे ए नोट बाय 2k, ये लिखा था ना, ए नोट बाय 2k। तो क्या करोगे आप? टी हाफ, इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है टी हाफ के बीच में और ए नोट के बीच में। किसके बीच में? टी हाफ के बीच में और ए नोट के बीच में। इसको बनाओगे वाई एक्सिस, बना लो। तो क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ c तो कुछ है नहीं क्योंकि प्लस में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग से ही। कोई माइनस है नहीं तो नीचे भी नहीं आएगा, ऊपर ही जाने वाला है। तो यहाँ पे x कौन है? ये a नोट। m कौन बच गया? ये 1/2k। तो इसको बना दो। स्लोप आपके पास क्या आ गया? 1/2k। इसको लिख दो यहाँ पे 1/2k, और ये अपने पास क्या है? टी हाफ, और ये अपने पास क्या बच गया यहाँ पे बच्चों? ए नोट। ठीक है, ऐसे आपको क्या बनाने होते हैं? ग्राफ बनाने होते हैं। अब आपको कुछ रिलेशन ध्यान रखने हैं। एक तो आपसे पूछा जाए कि भाई मान लीजिए आपको दे दिया भाई फोर्थ ऑर्डर, हमने तो कभी नहीं पढ़ा, और वो पूछेगा कि भाई ये जो टी हाफ किसका? फोर्थ ऑर्डर का, उसमें वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है?
तो आप क्या ध्यान रखोगे भी, अगर कौन सा है, किसी भी कोई भी ऑर्डर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जो भी ऑर्डर होगा, टी हाफ है मान लीजिए, और वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, ए और यहाँ पे n-1, ठीक है। टी हाफ कंसंट्रेशन पे ऐसे, मतलब उसका क्या होता है रिलेशन, n है ऑर्डर, मान लीजिए ये है फोर्थ ऑर्डर, 4-1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे ए की पावर कितनी मिलेगी 3। तो ये आप बता लगा सकते हो भाई, यहाँ 3 देख के भी अब ये कौन सा ऑर्डर रहा होगा, ऑर्डर फोर्थ है, पर जो टी हाफ है फोर्थ ऑर्डर में वो ए से ऐसे रिलेट करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। फिर हम कुछ रिलेशन ध्यान रखने वाले हैं, क्या ध्यान रखने वाले हैं कि T75% या 3/4 जो होता है T अपना कौन सा 75 ना, हाँ 75% वो होता है डबल ऑफ टी हाफ, डबल ऑफ टी हाफ। और ये किस में है, ये रिलेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर की जो T75% है वो डबल होता है किसका, टी हाफ का, ठीक है। फिर है T87.5%, कितना 87.5%, ये होता है बच्चों 3 ऑफ टी हाफ। फिर है 93.5%, कितना है 93.5%, ठीक है। इनको ना जैसे वो अपने वो क्या आते हैं रेडियो के, वो आते हैं ना फ्रीक्वेंसी, उनसे याद रखो 93.5 है ना, ऐसे ही ना। 93 जो है वो कितना है 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। और अगर है यहाँ पे 96.87%, तो वो है 5 ऑफ टी हाफ, ठीक है। और अगर है 99%, 99.9%, तो ये होता है बच्चों 10 ऑफ टी हाफ। बात समझ गए, कितना होता है 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये कुछ जो चीजें हैं वो आपको क्या है बच्चों डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है। एक दो चीजें और आप ध्यान रखने वाले हो, कैसे, 75 मैंने बता दिया, ठीक है। एक आप ध्यान रखोगे T90%, T90% जो होता है बच्चों वो होता है 3.3 ऑफ किसका, अपना टी हाफ का, ठीक है। अगर आप बोलो कि जो T99 है, सिर्फ 99, वो होता है 6.6 ऑफ टी हाफ, ठीक है। इसका डबल 90 और ये 99, 99.9 नहीं बच्चों, 99.9 तो कितना था 10 ऑफ टी हाफ। और अगर यहाँ पे लिखा होता T99.99, तो वो होता है 13.3 ऑफ टी हाफ, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रट्टा बच्चों चलता ही है ना, सारी जगह पे चलता है, क्योंकि फॉर्मूले हैं तो इसी वजह से और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और तो कोई ऐसी बात है नहीं, ठीक है। फिर हमें कुछ आपको, एक तो अरेनियस जो इक्वेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। क्या आप पहले तो ये बताओ कि आपको सूडो ऑर्डर जो रिएक्शन है वो आती है कि नहीं आती। एक बार थोड़ा, जो जिस चीज में भी हाइड्रोलिसिस होती है ना बच्चों, हाइड्रोलिसिस जैसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए एस्टर है और उसमें पानी हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो लगने को तो ऐसे लगेगा भाई एक पे तो ये डिपेंड करेगा, दूसरे पे ये, दो ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। पर तब भी किसी चीज की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है ना, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम उस चीज को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, भाई उसके ऊपर वो चीज डिपेंड नहीं करेगी। इनको बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। लगता तो ऐसे है कि भाई हाँ भाई ये दोनों पे डिपेंड करने वाली है, पर ऐसा होता नहीं है। जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है उसके ऊपर हम फिर कहते हैं कि भाई ये इसके ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं, जहां पे हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका होता है, एस्टर का होता है। एक बार टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बताओ कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ बताओ 0.693/K, ठीक है। क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कहीं कंसंट्रेशन नहीं आ रही, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आप एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों क्या होती है कि तब भी आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसको उसको आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। अगर आप कैटलिस्ट डाल दो, जैसे आप टेम्परेचर अगर मान लीजिए आपके पास 10 है, 10 से अगर आप 20 कर देते हो, तो हर 10 डिग्री बढ़ाने से रेट डबल हो जाता है। हर 10 डिग्री बढ़ाने से रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो टेम्परेचर का यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप कैटलिस्ट की बात करो बच्चों, कैटलिस्ट का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैटलिस्ट जो होता है इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट तो करा देगा,
ना तो डेल्टा जी पे कोई फर्क डालने वाला, स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस ही लगेगा, ना डेल्टा एच पे कोई इफेक्ट डालने वाला। बात समझ गए? हाँ, रिएक्शन को उसका टाइम जो है, उसका रेट जो है उस पे इफेक्ट डाल सकता है। बात समझ में आ गई? और इन पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। या एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देगा? कम कर देगा। भाई पहले रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए थी, अब सिर्फ 2 जूल एनर्जी पे ला देगा। ये काम कौन करता है? कैटलिस्ट करता है। फिर आपको अरेनियस की इक्वेशन पता होनी चाहिए। अरेनियस बोलता है K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। यही है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला जाता है बच्चों। ठीक है ना? अगर आप इसकी एल एन फॉर्म ले, इसकी एल एन फॉर्म ले, मतलब यहां कर दे एल एन के, और ये एल एन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यहाँ पे इसको यूं का यूं उतार लो। ठीक है, माइनस ई ए बाय आर टी ये हो जाएगा। बोलो। फिर अगर आप क्या कर देते हैं, इनकी कौन सी वो ले लेते हैं, अगर आप इसको मतलब इसके दो रेट कांस्टेंट बना ले, क्या बना ले? दो रेट कांस्टेंट बना ले, तो आप इसको कैसे लिखोगे? भाई लोगरिथम की बात कर रहे हैं, अब लोग में कर लेते हैं, लोग के बाय में, और ये कौन सा K2, भाई एक रेट कांस्टेंट फर्स्ट है एक सेकंड है। ठीक है, लोग K2 बाय K1 इज इक्वल टू ये 2.303 इंटू में आर, और यहाँ पे दो टेम्परेचर आएंगे क्योंकि टेम्परेचर है ना, ये T2 माइनस T1 और T1 इंटू T2। बात समझ में आ गई? ऐसे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं, और यहाँ पे ए क्या है बी क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक फॉर्म में लॉगरिथम में कन्वर्ट करते तो आप इसको लिखते log k। ठीक है ना, ये log k, और यहाँ पे भी आप क्या करते इसको, ये माइनस ई ए बाय, ये है ना माइनस था, ई ए बाय 2.303 और ये आर टी। ठीक है, प्लस में log ऑफ किसका? ए का। ये एक फॉर्म में है। और अगर ये K1 है K2 है, और फिर आप K2 और K1 को क्या कर लें, आप डिवाइड करें, फिर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पे भी अगर आपको कोई ग्राफ बोले बनाने को, ठीक है, किसके बीच में? आप log k के बीच में, log k के बीच में, और आप किसके बीच में? 1/t के बीच में। किसके बीच में? 1/t के बीच में ग्राफ बनाओ। इसको बनाओगे y एक्सिस। देखो आपके पास ये इक्वेशन है, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए 2.303, और ये है आर टी, तो इसको 1/t लिख सकते हो, और प्लस में log a, तो ये है y, और ये अपना पूरा बनेगा m, और ये है आपके पास 1/t x प्लस में c। ये नेगेटिव बच्चों, स्लोप कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ये स्लोप की आप वैल्यू लिख देना माइनस ई ए 2.303, और ये r, और अपना ये इंटरसेप्ट क्या है बताओ, क्या बचा? log a। ठीक है, तो ऐसे आपको सारी इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट करनी होती हैं। फिर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, एक आपको जो एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रीक्वेंसी के वे में। ठीक है, क्या बोला गया था कि भाई एक पी होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का, मतलब जो कोलिजन थ्योरी है ना वहां से ये आता है कि पी जेड, और यहाँ पे आपके पास है ये ए बी, इसको स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? पी को। ये पूछा गया था पी क्या है, तो पी को बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। पी को स्टेरिक फैक्टर, कोलिजन फैक्टर इसको बोला जा सकता है। ठीक है ना, और या फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हो, प्रोबेबिलिटी, स्टेरिक, या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर बोलते हो। ये फ्रीक्वेंसी है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और ये होता है ए बाय आर टी। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है, 75% ऑफ अ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कितने में कंप्लीट हो जाती है? 32 मिनट में। 75% रिएक्शन मतलब 75 हमने याद किया था, 75% रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? डबल ऑफ किसका? टी हाफ का। तो आप क्या कर दोगे, ये कितनी है 75, अपनी 32 मिनट है ना, और ये इसको ले आओ, टी हाफ निकालना है, इस दो को यहाँ ले आओ, कितना आ जाएगा? 16 मिनट। अगर ये आप फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में पुट करते तो आपके पास होता के टी इज इक्वल टू 2.303, और आपके पास यहाँ पे होता लोग ए नोट बाय ए टी, या फिर ए बाय ए माइनस एक्स। पहले आप क्या करते बच्चों, आपको 75% का टाइम दे रखा है, मतलब आप क्या करते देखो, के निकालते पहले, टाइम दे रखा ना, टाइम आपके पास है 32 मिनट। ठीक है, ये आप इसको नीचे ले आओ। ठीक है ना, आपके पास टाइम दे रखा है ये 32 मिनट, लॉगरिथम आप निकालते,
क्योंकि आप लॉगरिथम से बच जाओगे फिर, लॉगरिथम। और ए नोट कितना होगा 100%, 80। अब जो बची हुई वैल्यू है 100 में से 75 कम करो, 100 में से 75 25%, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 25, ठीक है। फिर आप इसको पूरे को सॉल्व करके यहाँ के की वैल्यू निकालते, क्या निकलता के। अब जो यहाँ के निकलेगा ना, अब जो यहाँ के निकलेगा फिर आप वो T50 के लिए लगाते। T50 के लिए कैसे, फिर से लिखोगे 2.303, और यहाँ पे आपके पास अब की बार आपको क्योंकि टाइम निकालना है, टाइम, और के की वैल्यू आपके पास कुछ आई होगी यहाँ पे जो यहाँ से निकाल के लाए हैं, क्योंकि वो तो फिक्स होती है, कंसंट्रेशन पे वो मतलब डिपेंड करता ही नहीं। तो यहाँ लिखते 100, 50 के लिए निकालना है ना, तो 100 माइनस 50 कितना बचेगा यहाँ पे 50। तो आप कुछ ऐसे लिखते कि के अपना टी निकालना है क्योंकि, और यहाँ पे 2.303 के की कोई वैल्यू निकाली हमने, log ऑफ 100/50। ऐसे पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ता, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा बच्चों वहां पे। इसी वजह से बोलते हैं शॉर्ट आप ध्यान रखेंगे। द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ये दे रखी है, एवरेज रेट दे रखा है आपको, ये दे रखा है। देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। आप रेट देखो, रेट हम लिखते हैं भाई रेट इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ NO2, प्रोडक्शन ऑफ NO2 ये है ना, यहाँ पे लिखोगे भाई 1/4 NO2, ठीक है, बाय dt। आप इसको छोड़ दो, इसको आप इसको लिखो, पर ये आपका क्या है, रेट ऑफ आपका जो प्रोडक्शन है वो ये है, ठीक है। रेट की वैल्यू दे रखी है ना, रेट की वैल्यू कितनी है 6.79 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। इस 4 को क्या कर लोगे, इधर ले जाओगे, इधर ले आओ, ये इंटू में 4, आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू तो यही आई ना। मैंने कहा था कि NO2/dt या कुछ भी जो होगी विदाउट कोफिशिएंट वही अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस है। मैंने कब यहाँ पे वो लिया, मतलब कोफिशिएंट कहाँ लिया, नहीं लिया ना। तो ये बात समझाना चाह रहे थे। इसको सॉल्व करोगे तो शायद ये आंसर आ जाएगा, एक बार सॉल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑर्डर आपसे पूछा गया है कि भाई ये एक इक्वेशन दी गई है आपको, और आप यहाँ से ना वो बता दीजिए हमें ऑर्डर या रेट बता दीजिए कैसे है। बच्चों एक बिल्कुल अपना दिमाग ना खोल लीजिए, आप कान जो भी है आप सुनते हैं समझते हैं जहां से भी, ठीक है। नाकों का तो क्या करोगे, कुछ बना होगा तो उसी के पास जाओगे। देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं कुछ, भाई 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए की दे रखी है, बी की दे रखी है। इसका बहुत बड़ा खेल है। वैसे तो यहाँ पे आइडियली रेट ऑफ द रिएक्शन देना चाहिए था, पर इन्होंने दे रखा है इनिशियल रेट फॉर्मेशन ऑफ सी का दे रखा है। यहाँ पता है क्या बच गए, मान ली जो भी करके आए होंगे, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट सिर्फ एक है। अगर यहाँ बच्चों दो होता ना इसका कोफिशिएंट, तो ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है, इस पूरे रेट को मान लीजिए 1/2 है, इसको मुझे कोफिशिएंट इससे डिवाइड करना पड़ता, इन सारे रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ता। कब डिवाइड नहीं करना पड़ता, तब सीधा लिखा होता भाई ये रेट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है, रेट दे रखा है। पर इसने तो क्या दे रखा, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो जिसकी भी फॉर्मेशन दे रखी हो, जिसकी भी फॉर्मेशन दे रखी हो, पहले उसका कोफिशिएंट देख के आओ। अगर एक ही है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, एक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर या 2 3 कुछ भी लिखा है, तो जो भी ये वैल्यू दे रखी है रेट की, उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके लाओ, तब रेट निकलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वैसे तो ये बिना पेन कॉपी निकाले ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। यहाँ पे आप एक बार ना ऐसे सोचो कि भाई आपको ए के कंपैरिजन में ऑर्डर निकालना है, ठीक है। वहां बी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया भाई, ऐसा एक वो ले लिया एक्सपेरिमेंट जहां पे बी की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये भी 0.1 है, 0.1 है, ये तो कुछ कहेगा नहीं, हमें कुछ नहीं कहने वाला, बी यू का यूं रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पे देखो 0.1 से कितनी हो रही है 0.2, 0.1 से कितना जा रहा है 0.2 जा रहा है, ठीक है। मतलब आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो। और आप फिर रेट देखो कितना हो रहा है, 1.2 से 2.4 जा रहा है, डबल हो गया। मतलब आप ये देखो 1/2 इज इक्वल टू क्या, मैं इसको 12/24 लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्या इनको बराबर करने के लिए मुझे कितनी पावर चाहिए, इसको और इसको बराबर करने के लिए पावर कितनी चाहिए। आप तो कहोगे तो बराबर है, मतलब इसका ये जो पावर होनी चाहिए वो 1 ही होनी चाहिए। तो मतलब ए के रिगार्डिंग ये रिएक्शन कैसे ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। यहाँ पे आप पावर निकालोगे, मान लीजिए बच्चों यहाँ होता 1/4, क्या होता है यहाँ 1/4,
तो इसको 1/4 बनाने के लिए आप यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की हो जाती। अब निकालते बी के रिगार्डिंग में ऑर्डर। अब ले लो कि भाई जहां पे ए कांस्टेंट रहे, कि ए कुछ ना कहे, जैसे 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये रह गया कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो 0.1 से कितना हो गया 0.2, भाई अब की बार ये डबल हो गया, पर इसका रेट देखते हैं, भाई ये भी 1.2 और ये भी 1.2, मतलब कि कंसंट्रेशन डबल करने के ऊपर भी रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसके रेट के ऊपर, जैसा था वैसा का वैसा रह गया, मतलब कौन सी रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। तो कैसे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ए के ऊपर 1 पावर, जिसको ऑर्डर फर्स्ट कहते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको स्पेशली समझना है, जिसके लिए आप एक स्पेशल क्या समझेंगे, पूरा एक टॉपिक समझेंगे, जिसको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है, SSA, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अपना दिमाग अच्छे से खोल लें और समझे, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझे। ये निकाला जाता है इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकालने के लिए, ये मतलब टॉपिक आया हुआ है, ठीक है। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन, रिएक्शन आपके पास ए प्लस में बी और बन जाता है बच्चों प्रोडक्ट पी, ठीक है। फिर उन्होंने आपको कुछ मैकेनिज्म देंगे वो आपको, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। वो क्या देंगे कि भाई आपके पास है कि ए से सी बन रहा है, यहाँ पे K1 रेट कांस्टेंट है और ये है K1 डैश, ठीक है। और यहाँ से मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन और उसका रेट K-1 है। फिर एक और रिएक्शन दे रखी है, ये आपके पास फास्ट दे रखी है, एक आपके पास दे रखी है बच्चों C प्लस में B और वहां से बन रहा है प्रोडक्ट P और ये स्लो है, और स्लो स्टेप को आप क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो क्या करोगे, रेट लिखोगे, रेट कैसे लिखते हो आप, रेट लिखते हो भाई एक के कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी, स्लो स्टेप डिसाइड करेगा, तो ये सी और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये लिख दिया, ठीक है। फिर आप क्या करने वाले हो, भाई ये जो सी है वो तो हमारी मेन रिएक्शन में आ ही नहीं रहा, मतलब ये इंटरमीडिएट है और इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, देखो इस रिएक्शन में भी सी है, इस रिएक्शन में भी सी है, पहले लिखो जो इंटरमीडिएट का है, रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अपीयरेंस लिख लें, अपीयरेंस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बन रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखोगे, पहले है रेट K1 मतलब कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। फिर आप, क्योंकि और किसी में अपीयर नहीं हो रहा है सी, कहीं और अपीयर हो रहा है, नहीं हो रहा, बस यूज हो रहा है इस वाली रिएक्शन में सी यूज होके ए बना रहा है, तो इस ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस अभी हम लिखेंगे कि K-1 कंसंट्रेशन लिख दो यहाँ सी, ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन में भी देखो ये यूज हो रहा है, तो यहाँ लिख दोगे रेट कांस्टेंट क्या है आपके पास, ये यहाँ पे लिखो इसका रेट कांस्टेंट K2, ठीक है। तो ये लिख दिया K2 और कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय वन इनटू में बी। अब यहाँ सी को कॉमन ले लो, क्योंकि सी की वैल्यू निकाली है ना, सी को कॉमन ले लो और सारा सब कुछ लिख दो, क्या लिख दोगे, K-1 प्लस में K2 और ये बी, ठीक है, ये आ गया, और ये K1 और ये A, इसी को यही रहने दो और इस पूरी वैल्यू को यहाँ ले आओ, ठीक है, ले आए 1 ये हो गया, मतलब आप समझ गए होगी, ठीक है। ये यहाँ पे B आ गया, ठीक है, ये C की वैल्यू आ गई, इस C की वैल्यू को आप कहाँ पुट करना है आपको, ये इस इंटरमीडिएट की, ये क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं था, ये हटाना था, तो इस C की वैल्यू पे यहाँ पुट कर दो, तो रेट क्या है K, C की वैल्यू क्या आई है K-1, ये अपना K है कौन सा वैसे बच्चों, ये K वाला इसके लिए लिखा था ना K2 है, मतलब ये K2 है, तो K-1 और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय में आपके पास है K-1, कुछ गड़बड़ की है मैंने, है ना, ये 1 है, माइनस में नहीं, 1 है ना, सिर्फ माइनस लिख दिया, K-1 प्लस में K2 और ये है कंसंट्रेशन ऑफ B, और क्योंकि ये भी तो बचा है तो इसको भी लिखो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब आपसे मान लीजिए कोई ऑर्डर पूछे, वैसे बहुत सारा काम हो गया है, यहीं पे क्वेश्चन यहीं तक पूछा जाता है, इससे आगे नहीं जाता। अब इसमें आपसे ऑर्डर पूछे, भाई इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये चीज थोड़ा सा वो नेग्लेक्ट करवाएगा कि भाई वो बोलेगा K-1 जो है ना वो बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू K2B, तो हम K2B को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में भी 1 है, बी के रिस्पेक्ट में भी 1 है। फिर दूसरा केस वो देगा कि भाई जो K2B है ना वो बहुत ज्यादा है, K2B बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू K-1, तो ऑर्डर बताओ क्या होगा। अब K-1 को हटा देंगे, पर अब देखो
K2 से ये K2 कट जाएगा, B से ये B कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ A के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये सिर्फ A के ऊपर डिपेंड करके ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे आपको क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना है, और अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप अब इतना सारा समझा दिया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चले, बहुत अच्छे। अब देखो, द फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the time required for 99.9 completion reaction is how many times that required for 50 completion। हमने किया था कि भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ मतलब अपना टी 99.9% होता है वो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है, तो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ को ही तो 50% बोलते हैं। और आपको जो टी 75% है वो मैंने बता दिया था ना जीरो ऑर्डर के लिए कि टी 75% 1.5 ऑफ किसका होता है, टी हाफ का। तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो P के बारे में पूछा गया, P क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वो करता है स्टेरिक फैक्टर को, Z करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। फिर देखो द टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड, अगर टी हाफ क्या है रिएक्शन का डबल कर दिया गया तो कंसंट्रेशन भी क्या है, डबल हो गई। तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी बच्चों, जीरो ऑर्डर की, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या नहीं होता, टी हाफ होता ही नहीं है, मतलब अपना टी हाफ बोल रहे हैं, मतलब अपना कंसंट्रेशन नहीं होती फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ में, क्योंकि वो होता है 0.693 बाय के, तो वहां क्या नहीं होती, कंसंट्रेशन तो होती नहीं, तो वो डबल ट्रिपल करने से उसका कोई फायदा नहीं, डबल में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर में डबल करने पे डबल हो रही है, तो दो उसमें तो होगी नहीं। ठीक है ना,